चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट हम लोग कर लिए हैं। वैदिक सभ्यता में कल हम लोग ये जानकारी लिए थे कि वैदिक सभ्यता लौहयुगीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लोहा की उपयोगिता के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया, जिसमें ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का अनावरण हुआ, जिसमें लोहा का उपयोग नहीं हुआ। 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक सिर्फ एक वेद प्राप्त हुए साक्ष्य के रूप में, जिसका नाम कौन है? ऋग्वेद। जबकि ऋग्वेद के बाद जितने तीनों वेद बचते हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ, जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ, क्या हुआ? 1000 ईसा पूर्व के बाद आया है 600 ईसा पूर्व तक, इसीलिए उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वो लौह मतलब लोहे का प्रयोग उसमें हुआ, लौह युगीन सभ्यता के रूप में क्या हुआ? डेवलप हुआ। ठीक है, यानी ऋग वैदिक काल में न होकर के उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो वैदिक सभ्यता का वह कालखंड 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व में लोहा से लोग परिचित हुआ, लोहा की लोग उपयोगिता के बारे में जाना। आज हम लोग की टॉपिक जो पढ़ना है वो ऋग्वेद में जो, यानी ऋग वैदिक काल में जो कुछ नदियां मिली, पुरानी नदी, जो उस जमाने में उस ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ था, और आज उस नदी का आधुनिक नाम क्या है, उसको एक तालिका के माध्यम से देखेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पहला नदी कौन सा है? अस्कनी। उसका नाम क्या है? चिनाब। ये चिनाब नदी तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आया था नाम सुने होंगे, कौन नदी? चिनाब नदी। दूसरा क्या? सतुसी नदी। कौन नदी आज के समय में बोलते हैं? सतलज। तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? सतुद्री का। तो ऑप्शन में ये 4 दे देगा, बोलेगा इनमें से किसकी चर्चा है या किसकी चर्चा नहीं है, 2-3 नाम देगा, तो आपको वर्तमान वाला याद करना पड़ेगा। अगर वर्तमान वाला नहीं याद रहेगा तो फिर आप कैसे करिएगा? तो सबसे पहले क्या मिला? अस्कनी, चिनाब नदी, सतुद्री, सतलज नदी, परुष्णी, रावी नदी, बिपाशा, ब्यास नदी, सदानीरा। क्या है बच्चों? सदानीरा। कौन नदी? गंडक। तो गंडक में हम लोग नहीं हैं, हम लोग किस नदी किनारे हैं? बूढ़ी गंडक का। तो गंडक नदी का क्या नाम है? सदानीरा। विशस्ता। कौन नदी? झेलम नदी। ये झेलम नदी भूत प्रेत की नदी लोग कहता है। दृशदसी नदी कौन नदी है? घगर नदी। घगर नदी याद है ना, कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। कालीबंगान का जो स्ट्रेंथ जो हमको प्राप्त हुआ है वो घग्गर नदी किनारे पर है। सुषमा कौन नदी? सोहन नदी। पहली बार नाम सुन रहे हो, ठीक है ना। मोहन नदी, सोहन नदी में, सुषमा में सोहन नदी। आर एवं अनार काबिला के बीच दसराग युग परसुनी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें आर्य विजयी हुए थे, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यानी आर्य एवं अनार्य दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, और किस नदी किनारे पर? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, और रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला, जिसका नाम क्या है? पहला शहर कौन है? हड़प्पा। कौन नदी से? रावी नदी किनारे पर कौन है? हड़प्पा। वही यहाँ पे लिखता भी है कि आर और अनार काबिला, काबिला का मतलब भीड़ कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दसराग युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा कि दसराग युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो क्या जवाब दोगे? आर और अनार के बीच, ठीक है। और यह किस नदी किनारे पर? रावी नदी किनारे पर। कौन नदी किनारे पर? रावी नदी किनारे पर सिंधु सभ्यता में कौन सा शहर बसा हुआ है? हड़प्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दसराग युद्ध में आर की कुल शाखा भरत वंश के राजा सुदास थे और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि दूसरी ओर पंचजन के साथ अन्य काबिले में पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। समझ में आया? पुरोहित समझते हो ना विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, नाम याद हो गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र तो पढ़ाए हैं ना। गायत्री मंत्र आप लोग को याद होगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद में कहाँ लिया गया है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र को कहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आप लोग को पढ़ाए थे, भूलते जा रहे हैं। आगे पढ़ते जाए, वही हाल है चनुद्रो वाला, ठीक है ना, कि बिलैया निपते जाए कुतवा धंगते जाए, पढ़ाए थे ना। हाल आपका वही है
आर के विजयी होने के कारण मुख्य कारण घोड़ा से चलने वाला रथ, कांसे का अच्छा उपकरण, धनुष्वान और कवच को माना जाता है। आर क्यों जीत गया? क्योंकि वो लोग क्या बनाने लगे बच्चों? कांसे का अच्छा उपकरण मतलब औजार। कांसा का क्या बनाया वो लोग? औजार बनाया। दूसरा है बच्चों धनुष्वान, मतलब लोग के पास धनुष था, घोड़ा से चलता था। मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य एशिया से आर्य घोड़ा से आया, चारागाह की खोज में ईरान की तरफ शिफ्ट हुआ और ग्रुप वाइज धीरे धीरे क्या हुआ? भारत में प्रवेश लिया। ठीक है, तो घोड़ा क्या है? सिकंदर इसलिए बच्चों विश्व विजेता बनता चला गया कि वह घोड़ा हाथी उसके सेना में शामिल था। अगर उसके सेना में उतनी बड़ी संख्या में घोड़ा हाथी न होता तो सिकंदर भी विश्व विजेता न बनता। ठीक है, क्योंकि घोड़ा और हाथी जो होता है वो मजबूती का प्रतीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ के किसी को पकड़ा जा सकता है, दौड़ के मारा जा सकता है, तरह तरह की योजनाएं हो सकती है घोड़ा से, है ना। ऋग्वेद के 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार किया गया है। ऋग्वेद में कितने नदी है? 25 नदी, और बहुत सारी नदी को मैंने आपको बताया भी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसे नदी माता भी कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी को क्या माना गया है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के 2 पार्ट है, आपको याद होगा, वो भी पढ़ाए थे, सब भूलते जा रहे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अगला है ऋग्वेद में 9वें और 10वें मंडल में 4 समुद्रों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कौन देवता का उल्लेख? सोम देवता का। सोम देवता किसके हैं? सौंदर्य के देवता हैं। ठीक है ना, ये आपको पढ़ाया गया है, भूलिए मत। ठीक है ना, उसको याद रखिए कि ऋग्वेद में के 10वें मंडल में कौन है, 9वें मंडल में कौन है, इनको आप याद रखिए। ऋग्वेद में मात्र 1 बार गंगा नदी की चर्चा है एवं मात्र 3 बार यमुना नदी की चर्चा किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा और यमुना नदी इस काल में महत्वहीन नदी थी। समझ में आ गया? जो आज के समय में, ठीक है, बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, कौन? गंगा नदी। गंगा नदी ऋग्वेद में मात्र 1 बार चर्चा किया गया है, जबकि यमुना नदी कितना बार? मात्र 3 बार चर्चा किया गया है। इस प्रकार से यह पता चलता है कि उस जमाने में गंगा यमुना का कोई महत्व नहीं था। तो किस नदी का महत्व था? सिंधु नदी का। कौन नदी का? सिंधु नदी का। इस काल में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता है। कौन वर्त? ब्रह्मावर्त। ठीक है ना, और वही ब्रह्मवर्त को आगे बढ़ा करके आर्यावर्त कर दिया गया। तो भारत का नाम क्या हो गया? आर्यावर्त, क्योंकि वो ब्राह्मणों का क्षेत्र था, ब्रह्म क्षेत्र था। और धीरे धीरे सारे आर्यावर्त जो है, सारे आर्य में आर्यों का अपना विकास हुआ और फिर वो आर्यावर्त के नाम से हमारा डेवलपमेंट हो गया। इस काल में गंडक, सदानीरा से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। जबकि हिमालय क्षेत्र से लेकर के विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता। समझ में आ गया? कहां से? गंडक का क्षेत्र से लेकर के प्रयाग, समझ रहे हैं ना, प्रयाग कहाँ? इलाहाबाद। तो अपना ये गंडक का क्षेत्र जो लेकर के डायरेक्ट प्रयाग तक का जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? आर्यावर्त कहलाता था। और उसके बाद हम लोग उसको क्या कहते थे? मध्य भारत, मध्य देश हम लोग उसको कहते थे। तो सबसे पहले कि सतलज नदी और सिंधु नदी तक के क्षेत्र को हम लोग ब्रह्मवर्त कहते हैं, और गंडक और प्रयाग तक के नदी के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। जबकि हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? मध्य देश कहा जाता है। आपको जान लेते हैं कि क्या क्या है विंध्य पर्वत में। तो विंध्य पर्वत के बारे में कहता है कि विंध्य पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जल विभाजक माना जाता है। विंध्य पर्वत को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जल विभाजक होता है, मतलब वहीं से जल का विभाजन होता है दोनों तरफ। अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी भारत का जल विभाजक माना जाता है। याद रखिएगा, जल विभाजक ऐसा जगह होता है जिस जगह से जल जो है अलग अलग क्षेत्रों में बंटती है, मतलब मुहाना है। जैसे आप लोग जानते हो बिहार में नदियां जो आती है उसमें से बागमती में सालों भर पानी आते रहता है, जबकि बागमती में जब पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है तब हम लोग पानी को किसके रुख करते हैं? गंडक की तरफ खोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और वो पानी धीरे से कोसी नदी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो वो क्या है, जहां से वो पानी बंटता होगा उस क्षेत्र को जल विभाजक ही तो बोलेंगे। तो
विंध्य पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का क्या माना जाता है? जल विभाजक माना जाता है, जबकि अरावली पर्वत को पश्चिमी भारत का क्या जल विभाजक माना जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? पश्चिमी घाट पर्वतमाला जिसको सह्याद्री को दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक माना जाता है, और आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। कौन ऋषि के द्वारा? अगस्त ऋषि। नाम याद रखेंगे। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार किसके द्वारा? अगस्त मुनि इसको कहा जाता है, ठीक है ना, अगस्त ऋषि भी लोग कहता है। और अगस्त ऋषि के द्वारा क्या किया गया था? आर्यों की सभ्यता को क्या किया गया था? विकसित किया गया था। अभी तक पूर्ण रूपेण तो भारत में नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन आप लोग को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी ना, ताकि स्वामी दयानंद सरस्वती तो कल पढ़ाए भी थे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो भी कहने लगे, स्वामी दयानंद सरस्वती की उन्ने से ना के चाइना बगल से आ गया, मतलब तिब्बत के क्षेत्र से। उनको भी उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके विचार से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। किसी के बारे में बहुत डीप से जानने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसके विचार से प्रभावित हो और आप क्या करें, एंटोनॉमी हो उससे, अर्थात आपके जीवन में बदलाव हो। विपरीत दिशा में आप चल रहे हो और अब सही दिशा में आ जाए, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे हो। प्रेमानंद जी के बारे में कौन बहुत ज़्यादा जानता है कि वो मतारी कौन है, बाल बच्चा कौन है, कहाँ घर है, वो सब कौन जानना जरूरी है? शादी किया कि नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, हमको क्या मतलब। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बोली में एक मिठास है, वो जो बोलते हैं वो, अब उससे कितना आदमी का जीवन बदल रहा है। वैसे अगर संत महात्मा अगर 20-25 हो जाए और सबका प्रवचन लगातार हर एक एरिया में चलता रहे, तो हमको नहीं लगता है कि, क्योंकि वो काम जो भी करते हैं वो निस्वार्थ भाव का है। जो भी काम करे वो कैसा है? निस्वार्थ भाव का। अभी तो हम लोग छोटा सा एक क्या बोलते हैं, कथा कहवाने के लिए किसी ब्राह्मण को दरवाजे पर बुलाते हैं, तो वो फरमा देता है इतना इनकम। मजबूरी भी है उसकी भी, क्योंकि पारिवारिक समस्या है। जो बैराग सन्यासी लोग जो हैं, जो तरह तरह का ढकोसला करते हैं, रियलिटी में वैसा हो जाता हो। तुमको पता है उन कंपटीशन सब जगह है। प्रेमानंद जी का डुप्लीकेट भी आदमी का वीडियो देखे थे, वो उसी तरह कर रहा था। कंपटीशन कितना टफ है हर क्षेत्र में कि हर का कॉपी डुप्लीकेट उत्पन्न है। सेम वेशभूष में 2-4 गो चेला चपाटी लेके पंखा डुलवाते हुए, ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसे पीला कपड़ा पहन के वो पागल लेखन रोड पर चल रहा है। तो उसको कमेंट में सब बहुत ज़्यादा गाली वाली भी दे रहा था कि तुम प्रेमानंद कभी नहीं बन सकते। बात समझे रहे हो? यही बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो मगध की क्षेत्र में। मगध आप लोगों को पढ़िएगा, मगध जो है वो महाजनपद की चर्चा होगी तब आपको समझ में आएगा मगध क्या है। तो मगध क्षेत्र में चर्चा पहली बार अर्थवेद में किया गया है। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा गया। समझ में आया? अनार उस समय जो कह रहे थे, अनार आर्यों और अनार्यों में जो युद्ध हुआ है रावी नदी के तट पर, ठीक है। अनार का मतलब होता है अछूत। समझ में आ गया? तो जो मूल भारतीय जो थे वो उस समय में अनार ही कहलाते थे। और समझ में आ गया? यानी इस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर हम लोग के साथ अंग्रेजों ने छुआछूत का व्यवहार किया तो बहुत बड़ा बात नहीं किया, क्योंकि विदेशी आदमी हम लोग के साथ शुरू से वही कर रहा है। तो एक आर्य है, दूसरा अनार्य है। अब समझ में आ गया बात ना? तो यहाँ पे लिखता भी है कि मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अर्थवेद में किया गया है। इस वेद में नहीं, इस क्षेत्र में अछूतों या भूमि का अनार्यों की भूमि कहा गया है। समझ गए? तो हम लोग का जो क्षेत्र है वो अछूतों की भूमि है, जो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से अछूत इलाका में रह रहे हैं, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहुगण आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया और मुंह में आग लेने की घटना इस ग्रंथ में है। मुंह में आग लेना मतलब समझते हो? आप लोग देखते हो ग्रामीण सभ्यता में ब्राह्मणों की रीति रिवाज में क्या करता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो मुखाग्नि देना, समझते हो? मुखाग्नि मतलब बड़ी सी लुकारी हाथ में लेता है और मुंह में आग लगा करके, और फिर वही प्रथा चलती रहती है।
मतलब जीते जी करने के बाद, मरने के बाद भी आदमी को मुखाग्नि कर्म क्रियाकांड व्यवस्था किया गया है। जबकि आर्य समाज में ऐसी कोई पद्धति नहीं। आदमी मर जाने के बाद लोग क्या करते हैं, ठीक है, पंचतत्व में विलीन होने के बाद उन्हें पुण्य आत्मा मानता है, परमात्मा मानता है, लोग उसको प्रणाम करता है, ठीक है ना। वो पकाने वाली बात, लगाने वाली बात, जाओगे ना शमशान घाट में, लड़की लोग को तो बहुत कम ऐसा मौका मिलता है, लेकिन देखोगे जाते वक्त वहां पर क्या करे, आग लगाएगा और पीछे की तरफ धड़ाम से गिरेगा। एक जगह गए थे दाह संस्कार में, तो वैसे ही गिरा, बस देह पर गिर गया, तेवरा के हाथे टूट गया, ठीक है ना। अब भारी आदमी था, वो गिर गया वही देह पर, उल्टा गिरा, उल्टे गिरता है आग लगा के, बस गिरा बस। हाँ, नहीं गिरता है तो कोई धक्का उक्का देता है जबरदस्ती, वो गिरा गिरा जल्दी, ठीक है, डायलॉग मरवाता है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करता है, उसका कुछ रीजन होगा, हो सकता है हम लोग को रीजन पता ना हो। तो यहाँ पे ये वही बात लिखता है कि मुंह में आग लेने की घटना इस ग्रंथ में है, जिसमें यह कहा गया है कि ये दोनों सदानीरा यानी गंडक नदी को नहीं पार कर गया था, तब मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया था, ठीक है। यानी गंडक नदी को वो लोग नहीं पार कर पाया, ठीक है। और गंडक नदी को नहीं पार करने के अर्थात यह आर्यों की भूमि नहीं, इधर आर्य लोग नहीं आए। बात करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। क्या वैदिक कालीन जीवन में राजनीति का प्रभाव था? तो राजनीति तो शुरू से हो रहा है, ठीक है ना। राजनीति शुरू से हो रहा है हर क्षेत्र में, और अगर आदमी राजनीति नहीं करता होता, ठीक है, तो सतयुग, द्वापर, कलयुग में आप लोग जो कथा सुनते हैं, उन सब कथाओं में ये सब चीज का वर्णन मिलता है कि राजनीति किस तरह से हुआ। तो वैदिक सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखो, पुराने जमाने में कहा जाता था जो हमारा भारत है वो ऋषि मुनि और संतों का देश है, ठीक है, जहाँ पे लोग त्यागने की भावना बहुत ज्यादा रखते हैं। आज के समय भारत लंठों का देश है। लंठ समझते हैं? लंठ देहासी वर्ड है, इसका अर्थ होता है जिद्दी टाइप का आदमी, ठीक है ना, कि जो बोल दिए उसे बोल दिए, ये मेरा है तो मेरा है। त्यागने की भावना किसी के अंदर नहीं है। जबरदस्त आदमी जिसको कहते हैं, जो बोला तो दबंग टाइप का आदमी। तो आजकल जो जितना दबंग है, सक्षम है, वो उतना आगे है। त्यागने की किसी के पास क्षमता नहीं, चाहे हमारे सही में प्राण रहेगा या सामान मिलेगा, लेकिन हम त्याग नहीं सकते हैं जीते जी। मरने के बाद फिर दूसरा आदमी कहता का हो जाती ले लेती, आदमी मर गए तो फिर वापस आता ही, लेकिन ये बात जीते जी नहीं समझ में आता है, चाहे हमको हो या आपको, किसी भी आदमी की बात नहीं समझ में आता है। तो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में क्या होता है, इस काल में राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, जिसे कुल कहा जाता था, और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता है। अभी हम लोग के घर में कोई मुखिया नहीं है, ठीक है ना, सब लोग अपने आप में मालिक हैं। अपने आप में मालिक मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग डिमांड बनाते। पहले प्रशासन होता था, घर में एक प्रशासनिक लोग होते थे जो गार्जियंस होते थे, जो बोलते थे वही होता था। आजकल तुम देखोगे प्रत्येक परिवार का हालत वही है लगभग, कि कोई आदमी अपना फैसला सुना के उस घर में बात मना ले, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखता है। जो काम होगा वो राय मशवरा से होगा, यानी कोई बात अपना रखेगा, कोई इधर से लेपा पोती करके, मतलब इना ये हो चाहिए, इन्हें ये हो चाहिए, यानी एक बैग जो कोई होता है ना कि आदेश दिया और फॉलो हो जाए, ऐसा कुछ नजर अब नहीं आता है। परिवार में सबकी हिस्सेदारी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में वैदिक सभ्यता काल में कहा जाता है कि परिवार में राजनीतिक जीवन का सबसे छोटी इकाई क्या होता था, परिवार होता था, जिसे क्या कहा जाता था, कुल। तो तुम लोग किस कुल के हो, किस परिवार के हो, ऐसा लोग बोलता है। तो अभी देखना कार्ड छपवाता है तो उस कार्ड के नीचे लिखाता है समस्त कुशवाहा परिवार, लिखता है ना, वो आपके कुल को दिखाता है। समझ में आ रहा है हमारी बात? जो रहेगा वो वाला कुल उसका लिख देगा, और उसका जो कुल का जो मेन आदमी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कुलप कहते हैं, जो परिवार का मुखिया होगा, जिसके अंडर में काम चलता होगा। जैसे आपके घर में किसी के नाम से कार्ड वार्ड आता होगा, तो आजकल तो सबके नाम से कार्ड आता है। घर में जितने सारे लोग हैं, किसी का वो फ्रेंड है तो उसको थमा दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी के दादाजी जिंदा हैं
और उसके पोता के नाम पर कार्ड आ गया तो घर में बवाल होगा। ठीक है, हम मर गए हैं या तुमको सख्त बैन है कि तुमको वहां नहीं जाना है। जबकि आज देखते होगे पापा को हमारे दोस्त नहीं बुलाया, हम चले गए, हमको बुलाया है ना, हम चले गए। उनको ही पता चला तो कुछ नहीं बोलेंगे। अपने भी घर में कार्यक्रम हुआ, हम भी 2 4 10 को बुला लिए, जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पिताजी के कहने पर ही किसी से ऑर्डर लेकर के ग्रांटेड, ठीक है, फिर मिलता था कि बुलाना या नहीं मिला। अब पापा को पता नहीं है, 100-200 आदमी को बुला लिए। आप समझ रहे हो ना। यह हो सकता है तुम बता रखे हो कि हाँ हमने इसको बोला, इसको बोला, ऐसे कौन बताता है, सब सीधे बोल देता आ जाना, आ गया, चल रहा है। वैसे लोड बढ़ते जाता है, गार्जियन का कुछ और मेंटेन है, तुम्हारा कुछ और है। सोच समझ के ये सब बात घर में आराम से वार्तालाप करो कि पिताजी 50 आदमी को बुलाए हैं, और लड़की लोग हो तो तुम लोग तो लड़की लोग को बुलाओगे, वो तो और भूखर होता है, तो 50 गुने 2 कर लेना, यानी 100 के बराबर, ऐसा कुछ कर लेना। कल तो ज्ञान की बात बताए थे ना, काम आ रहा है ना। सोच समझ के लड़की सबको गिफ्ट देना, या किसी के शादी में जाना, लड़की लोग, और लड़का लोग था जहां मन है वहां जाओ। देखो, याद रहे परिवार के मुखिया को क्या कहते थे बच्चों? कुलप कहते थे। कई कुल मिलाकर एक गांव बनता था, और गांव में प्रधान क्या होते थे? ग्रामीण होता था। सुनाई दे रहा है? कई कुल मतलब कई परिवार मिलकर एक गांव बनता था, और गांव के प्रधान क्या होते थे? ग्रामीण कहलाते। जैसे आजकल गांव के जो प्रधान होते हैं, पहले मुखिया नहीं होता था, पहले सरपंच होता था। तो गांव के प्रधान क्या होते थे? सरपंच। आज भी दूसरे जगह जाओगे, यूपी वगैरह जाओगे, तो वहाँ पे मुखिया नहीं, तो वहाँ प्रधान होता है, प्रधानी का चुनाव, बुझे, प्रधान बोलते हैं वहाँ। तो गांव के पहले जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। कई गांव मिलकर 20 बनता था, और इसका प्रधान 20पति कहलाता था। सुन लो, 20 जैसे हम बता दे रहे, अभी समझ लो ना, अभी का स्ट्रक्चर समझ जाओ, जान जाओगे। देखो, ये परिवार के सदस्य लोग हैं। क्या है बच्चों? परिवार के सदस्य लोग। परिवार के सदस्य लोग जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? परिवार। और परिवार मिलने के बाद गांव या मोहल्ला बनेगा। क्या बनेगा? मोहल्ला। बहुत सारे गांव मोहल्ला जब मिलते हैं तब एक गांव बनता है। बहुत सारे गांव जब आपस में मिलते हैं तो पंचायत बनता है। बहुत सारे पंचायत जब एक साथ मिलते हैं तो प्रखंड बनता है। और बहुत सारे प्रखंड जब एक साथ मिलते हैं तो जिला बनता है। और बहुत सारे जिला एक साथ मिलता है तो राज्य बनता है। बहुत सारे राज्य एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? देश। और बहुत सारे देश जब एक साथ मिलता है तो कॉन्टिनेंट मतलब महादेश होता है। और महादेशों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? विश्व बनता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? महादेश की संख्या कितनी है? कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। ये गलत न्यूज है, अब कॉन्टिनेंट 8 हो गए हैं। ठीक है ना, अपडेट कर लीजिएगा। एक जिमकांडिया नाम का एक जो है ना महादेश की खोज हो गई है लगभग। हालांकि हम इसका पूर्ण मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में मिला है। ठीक है, इसलिए कहें महादेश की संख्या अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये पुराना रटा रटाया ज्ञान को है ना थोड़ा अपडेट करिए। यू आर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स। अभी महादेव से नहीं पता है। आपके अंचल का नाम क्या है? अंचल कौन है आपका? हेलो अंचल। भाया का नाम क्या है? भाया। भाया कहाँ? भाया ये सब है ना बात जो है ना, थोड़ी जानकारी ले लो। ठीक है, तुम्हारा भाया कहाँ है? अंचल कहाँ है? तुम्हारा कौन सा प्रमंडल है? किस प्रमंडल में रहते हो तुम? ये सारी बातें हैं ना, जान लो। प्रमंडल कौन है, भाया कौन है, अंचल कौन है। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, वरना फिर कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको दिक्कत करेगा। ठीक देखो आगे बढ़ते हैं। तो उस जमाने में देखो, गांव के आगे वाला अभी क्या कहलाता? पंचायत कहलाता है ना। गांव के आगे क्या कहलाता? पंचायत। और उस जमाने में गांव को जब मिलाते थे तो क्या बनता था? 20 बनता था। अब समझ सकते हो ना, वो पंचायत का स्वरूप होता था। क्लियर है अब? और उसको क्या बोलते थे? 20पति बोलते थे। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, तुमको पता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, और सभापति साहब जो हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, पहली बार हो गया है, ये भी नहीं पता है।
पर हुआ था ना, जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग ला दिया सब कांग्रेस सब। हालांकि 2/3 बहुमत नहीं पूरा हुआ क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा में कम है आदमी, लेकिन महाभियोग ला दिया था कि पक्षपात करता है। इस सब पर तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। ये हाल फिलहाल की घटना है, ठीक है, कि जगदीप धनखड़ को बोला कि नहीं ये तो देश के सब हम लोग को बोलने का मौका नहीं देते, पक्षपात करते हैं, इसको हटाओ। हटाने का महाभियोग ला दिया था। तो ऐसे ही महाभियोग तो काम नहीं करेगा, उसका कंडीशन है, संख्या में नहीं है। अगर संख्या में ज्यादा रहता तो करता, अब तो डायरेक्ट पक्षपात होगा, ठीक है ना। कोई भी आदमी सब लोग तो कहता है स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा दबाव में आ जाता है, थोड़ा ना थोड़ा आदमी दबाव में आकर के काम करता है। हम नहीं मान सकते कि लोग कोई स्वतंत्र होगा, और समझ रहे हो ना। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विस्पति समझ में आ गया। कई विष मिलाकर जन बनता था और उस प्रधान को क्या बोलते थे, राजन। अब समझ में आ गया, यानी प्रखंड अब जिला गए, हमको लगता है राज तक वो पहुंचा दिया डायरेक्ट। कई जन मिलकर क्या बनता था, कई विष मिलकर जन बनता था, और जन को क्या बोलते थे बच्चों, प्रधान को राजन कहते थे। अब समझ में आ गया कि राजन कौन होता है, जन का प्रधान। जन कौन है, विष, विष का राजा विस्पति। विस्पति कैसे तैयार होता था, गांव को मिलाकर। गांव का प्रधान को क्या बोलते थे, ग्रामीण। ग्रामीण कैसे मिलता था, कुल को मिलाकर। कुल के परिवार को क्या कहते थे, कुलूप। कुल के मुखिया को कुलूप। और कुलूप किससे बनता था, परिवार के सदस्य। उल्टा समझ में आ रहा है। पहले घर में का आदमी यानी परिवार, परिवार का मुखिया को कुलूप, कुल, और कुल का मुखिया को कुलूप। कई कुलूप मिला गांव बना। गांव को हम लोग क्या कहते थे, मुखिया को ग्रामीण। कई गांव मिलते हैं, विष बनता, विष के मुखिया को विस्पति। कई विष मिल गया आपस में, जन मिलता था, और जन के मुखिया को राजन। इसलिए बोलता था हे राजन। हे राजन कहने का मतलब बहुत सारे जनों का मालिक। जन का मतलब वो मजदूर नहीं, जन का मतलब गांव से भी बड़ा जगह लोग। अब समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, वैदिक कालीन की राजनीति व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई जन होता था। अब समझ में आ गया, सबसे ऊंची इकाई क्या है, जन। हमको लगता है कि देश तक पहुंचा दिया होगा शायद उस जमाने में। राजनीतिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर क्या है, जन। जैसे हम लोग के अंतर में राजनीतिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर जो है वो क्या है, लोकसभा होता है ना। सबसे बड़ा चुनाव कहाँ होता है, लोकसभा का सीट, जिसको सांसद कहते हैं। उससे तो बड़ा कुछ नहीं है। और उससे सबसे ऊपर चले जाए तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्षेत्रीय स्तर पर अगर चुनाव करे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप का चुनाव करे, तो एमपी के चुनाव से बड़ा तो कोई चुनाव नहीं होता है, संसद से बड़ा तो कोई चुनाव नहीं है ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में ही होता था। वैदिक कालीन की राजनीतिक व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई जन होता है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा सर्वाधिक 275 बार किया गया है, जबकि विष की चर्चा कितना किया गया है, समझ में आ गई। यानी जन की चर्चा कितनी बार है, 275 बार। किसमें, ऋग्वेद में। तभी हम लोग बार बार ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यानी ऋग्वैदिक काल की चर्चा हो रही। समझ में आ रहा है हमारी बात। और इस काल को ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया कि ऋग्वेद में लिखा था और इधर पुरातत्व तो प्राप्त हुआ, और दोनों एक साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो पढ़ भी पा रहे हैं, समझ ही पा रहे हैं, और दोनों मिल भी रहा है कि ओ रावी नदी तो मिला है, तो पता चला वो रावी नदी का चर्चा है। सिंधु नदी तो मिला, पता चला सिंधु नदी है। तो पढ़ भी रहे हैं और मिल भी रहा है। तो दोनों जब एक साथ कनेक्ट होगा तो इसी काल को ना हिस्टोरिकल काल या ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता काल को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आ गया ना बात। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में महाजनपद की चर्चा एक बार भी नहीं किया गया है। महाजनपद की चर्चा उनमें कहला करेगा, उस समय नहीं थी, तो उसमें कोई चर्चा नहीं किया गया है। आगे समझ में। अब देख लो, अब भी का स्थिति देख लो। भारत का नक्शा है, श्रीलंका है, उसको जमाने में सिंघल द्वीप कहते थे। कौन द्वीप कहते थे, इन्ने वाला क्या है, उत्तरी क्षेत्र है पूरा, विस्ता है, अस्कनी है, बिपाशा, पश्चिमी, सतुंदरी, सिंधु नदी, इंडस है, गंगा यमुना का था। एक से एक के बार मिला है, एक कितना बार, 3 बार। आगे बढ़ो, नर्मदा है, ताप्ती है, पूरब से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ बह रही है। महानदी है, गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा, कृष्णा नदी है, और कावेरी है। अपार समुद्र है, तो अभी भी समुद्र है, पूरब की समुद्र, सबको पता है, ठीक है। तो नदियों का एक उस जमाने का एक विस्तारीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं कि राजनीतिक संस्था, उस जमाने में राजनीतिक संस्था के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कैसी कैसी राजनीतिक संस्थाएं थी।
देखो बच्चों, राजनीतिक संस्था की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 3 मुख्य राजनीतिक संस्था था। कितने? 3। जैसे आजकल हम लोग लड़ते हैं ना, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। तो उस समय जो 3 वैदिक जो मुख्य रूप से जो सभ्यता होती थी, उसमें सबसे पहले आता था वृद्ध, और फिर आता था वृद्ध, और फिर आता था समिति। उस टाइम में 3 जो समितियां थी, उसमें से वृद्ध और फिर समिति आया। एक सेकेंड। तो हम लोग जब में जो 3 जो समिति करते थे, 3 जो राजनीतिक जो क्षेत्र बनाए, उसमें सबसे पहले आए वृद्ध, ठीक है ना, और फिर आया कौन सा, जिसको हम लोग बोले थे समिति, और तीसरा का नाम था सभा। यहां पे एक लाइन याद करना होगा, सभा और समिति, ठीक है ना। ये लाइन लुसेंट में लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब चर्चा करोगे वेद वाला जब पार्ट पढ़ोगे, तो सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, लाइन याद आ रहा है, ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा। प्रजापति ये क्या होता है, धीरे धीरे आगे सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा देर हम पढ़ाते हैं। यहां पर देखो, ऋग्वैदिक काल की 3 प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। एक नाम विद्ध, तीसरा नाम है समिति, और तीसरा का नाम है सभा। विद्ध क्या होता था? विद्ध ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम संस्था है, इसीलिए इसे मातृ संस्था कहते हैं। विद्ध की चर्चा सार्वधिक 122 बार किया गया है। सबसे पुरानी सभ्यता है। ऋग्वेद में जो भी नाम होगा ना, वो पुराना ही होगा, क्योंकि वो पहले वही आया है, तो प्राचीनतम ऑटोमेटिक होना है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं कि ऋग्वैदिक राजनीति को 2 भागों में बांटा गया। एक समिति आम लोगों की सभा थी। काबिला के सभी वयस्क स्त्री और पुरुष इसके सदस्य होते थे। कबीला जानते हो? कबीला का अर्थ होता है ग्रुप, ठीक है। देखो, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अगर तुम राजनीतिक संस्था जानोगे तो इसमें 3 था, और जिसमें विदत जो था वो बहुत ज्यादा मातृ संस्था के रूप में था, सबसे प्राचीन था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आया तो विदत को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उत्तर वैदिक अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की 2 पुत्रियां कहा गया। ये लाइन तो आपको याद ही होगा, मैंने अभी चर्चा किया था अभी, कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु और महेश के 2 पुत्री कहा गए हैं। तो ये सभा और समिति क्या है, समझ रहे हो ना? राजनीति का पार्ट है। अब विदत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। समझ में आया? किसमें? उत्तर वैदिक काल में। जबकि मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल राजनीति को भी 2 भागों में बांटा गया। एक समिति, उत्तर वैदिक काल में समिति का महत्व में कमी आ गई। समिति में उसमें क्या हुआ? समिति आम लोगों की सभा थी। कबीला के सही वयस्क स्त्री और पुरुष के सदस्य होते थे। जैसे आज के समय में हम लोग किसी के सदस्य हैं, लोकतंत्र का तो हम लोग सदस्य हैं ही, जब वयस्क बन गए हैं तब। आप लोग में से भी बहुत लोग वोटर होगा, बहुत लोग नहीं होगा, नहीं उम्र हो गया है लेकिन नाम में इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार कहते हैं कि आप लड़कियां लोग यही सोचती है कि जहाँ जाइएगा उतना ही नाम जुड़वाइएगा, पूरा एक के बार राशन कार्ड सब एक के बार नाम पूरा जुड़वाने के चक्कर में। अरे अभी यहाँ है, अभी यहाँ का दाना पानी भी चलेगा, पढ़ो लिखो, अभी 10 साल है, कम से कम 2 चुनाव में तो वोट डालबे करोगे ना, इसलिए वोट डालो, ठीक है ना। कम से कम अपना अधिकार रहेगा तब ना कोई 500 का नोट लेकर तुम्हारे पास आएगा कि लीजिए वोट दीजिएगा। आए पैसा भी ले लेंगे, वोट नहीं देने देंगे। वोट नहीं देंगे। महिला इक्वल टू दयालु, काइंडनेस। औरत लोग अगर पैसा लेती है ना तो रात को सोएगी तो उसके सपने में आएगा भगवान और बोलेगा तुम ईमान से बेईमानी करोगे तो तुम्हारे बेटा पर पड़ जाएगा, तुम्हारे परिवार के सदस्य पर पड़ जाएगा, इसलिए पैसा लिए हो उसी का दे दो। तो औरत लोग बहुत डरापू टाइप की होती है। क्या पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि समिति में 9 बार चर्चा, समिति की चर्चा कितने बार किया गया है? 9 बार किया गया है। यह विधिक कानूनी कार्य करती थी। समिति में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को प्रवेश जारी रहा।
मतलब उत्तर वैदिक काल में भी औरत भी आते रह गए। यह राजा की नियुक्ति करता था और राजा को पदच्युत पद से हटाना भी कर सकता था। समिति का प्रधान राजा कहलाता था। ये सारी बात आपको पता है, ठीक है ना। समिति के प्रधान को क्या कहते थे? राजा कहते थे। तो हम लोग समिति के बारे में जान लिए। अब सभा के बारे में, ये वाला लाइन ऋग वैदिक काल की है, ये वाला लाइन उत्तर वैदिक काल की है, दोनों एक ही साथ समझ लीजिए। ऋग वैदिक काल में सभा में समिति की अपेक्षा एक छोटी संस्था थी। इसमें केवल बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। देखो, समिति में वयस्क लोग शामिल होता था। कौन लोग? वयस्क लोग। और उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होता था। जबकि सभा में क्या होता था? सिर्फ बुजुर्ग लोग था, यानी उसमें बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। और जो वेदों के ज्ञाता थे, कंडीशन क्या होता था? जो वेद के ज्ञाता थे, मतलब जो ज्ञान दे सकें, ठीक है, जो वेद को जानने वाले हो वैसे लोग, ठीक है। तो वेद को जानने वाले लोग, समिति की अपेक्षा एक छोटी संस्था थी, इसमें केवल बुजुर्ग लोग शामिल होते थे जो वेदों के ज्ञाता होते थे। समझ में आई? तो वेदों के जानने वाले लोगों को हम लोग उसमें क्या करते थे? शामिल करते थे। तीसरा है, यह एक न्यायिक कार्य करती थी जिसमें सभा 8 बार चर्चा किया गया। यानी सभा कौन काम करती थी? देहाती कहावत है कि जहां लइका के संग वहां बाजे मृदंग, और जहां बूढ़वा के संग वहां खर्ची के तंग। बात समझ रहे हो? जब बूढ़वा सब रहेगा वहाँ यही सब बात बतियाएगा कि हमारा बेटी का शादी करना है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, वो सामान लेना। लेकिन जहाँ नौजवान लड़का सब रहेगा वहाँ तेल बेल का बात बतियाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है जहाँ बूढ़वा के संग वहाँ खर्ची के तंग, जहाँ लड़का के संग वहाँ बाजे मृदंग। यानी लड़का सब मस्ती में रहेगा, खूब परेशान रहे। होली आने वाला है, गार्जियन को बहुत टेंशन रहेगा कि ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, इसको वो देना है, उसको देना है। लड़का सा का दूसरे टेंशन है, बाजा बजाओ, नाचो, ऐसे करना है, वैसे करना है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सभा जो है वो बुजुर्गों का कंसेप्ट है। तो फैसला कौन सुनाएगा? बुजुर्ग लोग ही ना। इसीलिए ये लोग क्या करते थे? न्यायिक काम करते थे। जबकि सभा में बात करते थे, उत्तर वैदिक काल से सभा का महत्व बना रहा। जो इसमें था उसमें ये भी रहा। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। यानी इसमें महिला लोग आती थी, यहाँ बुजुर्ग महिला लोग भी आती थी जो वेद का ज्ञाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिला को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, अब राजनीतिक पदाधिकारी की चर्चा करें। ये तो मैंने आपको बताया। राजनीतिक पदाधिकारी में ऋग वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 4 अधिकारी होते थे। पहला कौन? पुरोहित। साइड में होता था, देखते भी होगे तो लोग कि एगो पुरोहित होता है जो धर्म का बात समझाता था कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये न्याय वाला होगा, ये वाला न्याय होगा। तीसरा है सेनानी, और तीसरा है ग्रामणी जो गांव का मुखिया होता था। एक ब्राजपति जिसको चारगाह का मुखिया अधिकारी कहलाता था। यानी ऋग वैदिक काल में राजा के कितने सहकारी होते थे? 4। एक पुरोहित होता था, दूसरा जो सेना प्रमुख होता था जिसको सेनानी कहते थे, और तीसरा है ग्रामणी। तभी तो सुनवे किए हो, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और डी है ब्राजपति जिसको चारगाह का मुखिया अधिकारी कहा जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल के राजा के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई, इसलिए अधिकारियों के एक वर्ग का उदय हुआ जो रत्नीन के नाम से जाना जाने लगा। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें 11 रत्नीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी राजा के अधिकारी इसमें कितने थे? 4। और उत्तर वैदिक काल में कितने हो गए? 5। पांचवा जो नाम है उसका नाम क्या था? रत्नीन, क्योंकि उस समय जनसंख्या भी बढ़ गई थी और क्षेत्र भी क्या हो गया था? डेवलप हो गया था। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं न्याय प्रशासन की। किसकी? वैदिक काल सभ्यता में न्याय प्रशासन व्यवस्था कैसा था। आज के समय हम लोग की न्याय व्यवस्था कैसी है कि अगर हमको लड़ाई होता है तो पहले गांव के बुजुर्ग लोग समझा देते हैं, उससे नहीं हुआ तो पंचायती बैठता है, उससे भी नहीं हुआ तो सरपंच लेगा, कचहरी ग्राम कचहरी तक जाएंगे, बात नहीं बनी तो व्यवहार न्यायालय तक जाएंगे, यानी जिसको हम लोग सिविल कोर्ट कहते हैं। सिविल कोर्ट में बात नहीं बना तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में बात नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि लगभग हम लोग का मामला बहुत मैक्सिमम हाई कोर्ट तक जाके क्या हो जाता है? रेयर मामला कहाँ तक जाता है? सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन उस जमाने में न्यायिक व्यवस्था तो होता होगा ना, तो कहाँ से कहाँ तक जाता होगा उसको समझ लेते हैं। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख अपराध था पशुओं की चोरी। उस समय में क्या होता था? ऋग वैदिक काल में सबसे ज्यादा घटना कौन होता था?
तुम्हारे नजर में अभी सबसे ज्यादा अपराध क्या हो रहा है अभी वर्तमान समय में? तुम लोग की नजर में अभी सबसे ज्यादा अपराध क्या हो रहा है बताओ? अगर 3 चीज पर बैन लगा दिया जाए तो अपराध कंट्रोल हो जाएगा। पहला है जमीनी विवाद, जिसमें लोग परेशान रहते हैं। दूसरा विवाद जो बिहार में बेकाम का शराब का जो मैटर चल रहा है, उसमें अधिकतर लोग संलिप्त हैं। और तीसरा जो हम लोग शोषणीकरण हम लोग देखते हैं। अरे तुम जूता पहन के अंदर आए हो, अभी देख रहे हैं हम, ज्यादा स्टाइल मारता है इडियट। अब भी कभी जूता बाहर खोल के क्लास में जूता पहन के आता है इडियट कहीं का। पशुओं की चोरी करना है, उस जमाने में क्या होता था सबसे बड़ा अपराध। जैसे अभी के वर्तमान समय अपराध तीसरा वही अपराध है, जूता पहन के क्लास में आ गया, ठीक है। इस काल में आर्थिक दंड का प्रचलन में था, मतलब आर्थिक दंड होता था, मतलब पहले और कुछ नहीं होता था, जुर्माना होता था। आज के समय किसी का कोई मर्डर कर देता है, उस पर जुर्माना लगा दिया 5 लाख रुपए तक, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ले ले 5 लाख। अभी आर्थिक दंड से कोई फैसला नहीं है। अभी का फैसला होना चाहिए कि डू एंड हमारा मार लेता हम तोरा मार बाबू, यही होता है। लेकिन अभी के लोग क्या समझाएगा आपको कि उसे वापस चल आता ही नहीं, ऐसे ना बोलेगा, उसे वापस चल आता ही। सही बात है, वापस नहीं आएगा, तो पैसा से भी तो वापस नहीं आएगा। तो देखना, गरीब आदमी का जब परिवार का कोई आदमी मर जाता है तो सबसे पहले उसको नोट का मोटा मोटा बंडल दे देगा और मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, तो पोखरा में पैसा का बात कोई डरे नहीं करता है, ठीक है ना। और उसको न्याय मिलेगा। न्याय मिलना मतलब समझ रहे हो, जिस लेवल का वो कर्मकांड किया वैसा उसको सजा मिलता है। पुराने जमाने में यानी वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी अपराध क्या थी? पशुओं का चोरी करना। तो उस समय क्या मिलता था? आर्थिक दंड। 10 रुपया का मुर्गी चुराने के, 5 रुपया का बकरी चुराए हो, या जो भी रहता होगा दाम उस जमाने में, उसका 2 गुना 3 गुना दाम दिया आर्थिक दंड। तुम लोग सुने होगे कि पहले का चोर पकड़ाता था तो उसको क्या करता था गांव का आदमी? पहले बाल छीलता था, आधा आधा मुंह छील देता था, मुंह में करीखा लगा देता था, गधा पर बैठा के पूरा गांव घुमाता था। ऐसा प्रथा था। आज के समय में ऐसा कर भी दे तो कोई दिक्कत, चोरी तो करिए लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी निर्लज हो गया है, कोई लाजे नहीं रखता है, बुझे। और ये जो इतना कॉन्फिडेंट जो किया है वो मोबाइल किया है। हम आपको देख रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपको देखने का मतलब समझ रहे हैं? आप जैसे कोई लोग होंगे जो इस तरह का कर्मकांड कर रहे हैं, वो ऐसा नृत्य करता है तो शर्म नहीं आ रहा है, तो हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। जब हम दूसरे का बहन का नृत्य दे सकते हैं तो हमारी बहन भी नृत्य कर रही तो क्या दिक्कत है? माहौल बदल गया, सोच बदल गया कि नहीं? तरह तरह का रील्स जो आप लोग के सामने स्वैग आता है, सामने आ जाता है। तो आप तो किसी को नहीं पहचान रहे हो, लेकिन कोई ना कोई तो उसको पहचानता ही होगा ना। किसी ना किसी का तो बेटी बहन होवे ना करेगी। नृत्य कर आपके सामने रहता, आपकी भी बेटी बहन जब रील्स बनाएगी, डालेगी, या कुछ भी होगा इस तरह का नृत्य, तो किसी के पास जाएगा, वो अनजान होगा, वो स्क्रॉल करेगा, देखेगा। तो ये कॉन्फिडेंस देता है ना, आपको देख रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंट हो रहा है, वही चीज है, समझ में आई है? तो उन लोग भी उस जमाने में क्या देख देख के कॉन्फिडेंट हुआ, सीखा। आज के समय पशु चुराना बहुत बड़ा अपराध नहीं है? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक प्रमुख अपराध था राजद्रोह और एवं ब्राह्मण की हत्या। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? सबसे बड़ा क्या होता था? राजद्रोह। राजद्रोह समझते हैं ना? अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, किसी राजाओं के प्रति चुंगली करना, यानी इनने के बाद वो राजा लंग पहुंचा। देखिए ना, कहता है आपको 20 गो घोड़ा है लेकिन एक पास 1 गो नहीं है। जैसे कोई आदमी भौकाल बना दिया कि तुमको क्या पता है, 50 गो राइफल रखे हुए, नहीं समझ में आता है। मार होगा ना तो झल्ली झल्ली उड़ा देंगे। जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है बोल दिया कि जो सामने जो बंदूक से डरा रहा है आपको ना, में गोलियां नहीं है, उसको बता दिया, तो क्या होगा? राजद्रोह ना हुआ। बाहर तो भौका, जैसे मान लो कि भारत का एग्जाम्पल ले लो। मोदी जी क्या करते हैं, जब विदेशी आदमी जब भारत में आया तो वो रोड के बगल से बड़का बड़का हार्डिंग लगवा दिए। हार्डिंग समझते हैं ना? बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिए, बहुत बड़ा, जिससे क्या हो, रोड बहुत सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव हो, और जो विदेशी आदमी है उसको पता नहीं चले कि जो हार्डिंग लगा उसके पीछे मरैया का घर है बड़ा सा, और उस आदमी को लगे कि वाह इंडिया कितना डेवलप हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी तो कवरेज करने पहुंची
छोटा छोटा मुद्दा उसको हार्डिंग का फाड़ के दिखा रहा है कि ये देखिए मोदी जी का विकास, पीछे देखिए इतना बड़ा बड़ा मड़ैया है। और वो न्यूज जो है कहाँ चला गया, इंटरनेशनल लेवल पर, कि इतने गिरे टाइप के आदमी हैं। ऐसा करता है। एक स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नाम सुने होंगे, उसी का उद्घाटन में आया था विदेश का व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, उसी समय की कहानी है। ठीक है। इस काल में भी आर्थिक दंड भी प्रचलन था, उस समय भी पैसा के रूप में, दंड के रूप में आर्थिक दंड रहता था। वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, अब वैदिक कालीन में अर्थव्यवस्था कैसी होती थी? ऋग कालीन में आर्थिक स्थिति होती थी। ऋग काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, क्या था बच्चों? पशुपालन। इसलिए तो चुराता था। पहले गाड़ी उड़ी चुराने लगा था, अब गाड़ी उड़ी क्यों चुराएगा? मोबाइलें छीन लेता है, गाड़ी से महंगा मोबाइलें रहता है। लेकिन अब मोबाइल भी जल्दी नहीं छीनता है, क्योंकि अब दूसरे दूसरे मोबाइल आने लगा, ठीक है ना। अब थोड़ा मोबाइल थोड़ा महंगा किस्म का आने लगा है तो परेशानी में आ जाता है आदमी, इसलिए अब उस सब से भी दूर रहने लगा है। ऋग वैदिक काल में गाय संपन्नता का प्रतीक था, इसीलिए लोग गाय आज भी रखता है। अगर आपके दरवाजे पर गाय है बच्चों, तो ये संपन्नता का प्रतीक, संपन्नता समझते हैं ना आप, संपन्न है, हर चीज से परिपूर्ण है। आज ही बहुत लोग है ना गाय को जूठा नहीं खिलाता है। गाय का जैसे घर में जो जूठा उठा हो जाता है, वो गाय को जूठा उठा आदमी नहीं खिलाता। घर में जो पहली रोटी बनती है, उस पहले रोटी को गाय के लिए खिलाता, भले ही बाद में मिले, ठीक है ना, लेकिन गाय का हिस्सा है पहला वाला रोटी, आखिरी वाला रोटी, ठीक है ना, कि गाय को मिलेगा। संपन्नता का प्रतीक है, समझ में आई। ऋग वैदिक में आर्यों को एकमात्र फसल की जानकारी किसकी थी? यव अर्थात जौ। तो हम लोग तो पहले भी पढ़े हैं कि पहला फसल कौन सा उगाया? जौ। फिर बाद में कौन है? गेहूं, ठीक है ना। जौ को क्या बोलते हैं? यव। क्या बोलते थे? हमको लगता है उबर के आदमी तोतला रहता था, लड़का सा नहीं बोलता है, उसको बोलेगा जो, बोले यो यो, कहता मतारी को समझ जाता है कि बोलेगा वो लड़का जो बोल रहा है, तो हमको लगा यार ये तो तोतला है, ठीक है ना। वो तोतला को हम लोग शुद्ध करके बोले नहीं, हम लोग ज्ञानी आदमी हो गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में, उत्तर वैदिक काल में वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। क्या हो गया? वैदिक काल में दो भाग में, ऋग वैदिक काल में क्या रहा? पशुपालन, जबकि वैदिक का दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक में क्या हो गया? कृषि हो गया। उत्तर वैदिक काल में मिश्रित खेती का प्रचलन था। मिश्रित खेती समझते हैं? ऐसी खेती जिस फसल में, अब भी मिश्रित खेती सबके खेतों में हो गया होगा। आलू रोप दिया, मकई रोप दिया, मुरई रोप दिया, पलकी रोप दिया, सरसों बो दिया, और मटर उटर बहुत सब छीट के जियान कर दिया, दो चार गजरों लगा दिया है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा उपजाए जाने वाला प्रमुख फसल कौन था? जव था, चावल जिसको बिड़ही कहते हैं, गेहूं, गोधूम, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ये सब बड़ी खतरनाक नाम है। गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम, और चावल को क्या बोलते थे? ब्रीही, और जौ तो याद हो गई, यव, समझ में आ गया। बात करते हैं हम लोग मृदभांड की। किसकी बच्चों? मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो ऋग वैदिक काल में कैसे होते थे और इसके में कैसे होते थे आपको बता देता हूं। दोनों में लाले मृदभांड होता था, लेकिन ऋग वैदिक काल का सबसे विशिष्ट मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड होता था। उत्तर वैदिक काल में भी सबसे विशिष्ट मृदभांड वही चित्रित ही था। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड क्या था? लाल मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल में क्या रहा? लाली रहा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। जबकि हम लोग शिल्प की बात करते हैं, ऋग वैदिक काल में शिल्प का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में शिल्प का विकास हुआ। शिल्पी संघ के प्रमुख थे, श्रेष्ठी कहा जाता है, छीनी हथौड़ी लेकर के, ठीक है ना। पहले आता था आदमी, अब बोलता था लोहिया सिलौट कुटाए, लोहिया सिलौट कटाए। अब आदमी आके बोलता है मिक्सी बनवाए, मिक्सी बनवाए, मिक्सर बनवाए। आपको बीमारी पकड़ लिया, कैंसर। क्यों? क्योंकि आप है ना पत्थर के रूप में कुछ स्वरूप एब्जॉर्ब नहीं करे धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। जो चीज आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए धीरे धीरे, इतना बड़का लोहिया, इतना बड़का सिलवट लेकर ऐसे ऐसे घस रहे हैं, घसते घसते लोहिया पतला हो जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे कहाँ गया होगा? जो पीस रहे हैं तो उड़ थोड़े गया हो घसा करके। उसी तरह आप अपने मिक्सर में देखते हो, घसते हैं, उसका ब्लेडवा खिया जाता है, पिसते पिसते उसका ब्लेड क्या हो जाता है? चौपट। तो ब्लेड कहाँ गया होगा? और वो तो बहुत हानिकारक चीज है जो आपके बॉडी में, पत्थर से ज्यादा हानिकारक चीज है, आपके बॉडी में परेशानी कर दिया, समझ रहे हैं ना। इसीलिए उस सब चीज से बचना चाहिए। काम तो बड़ी फास्ट हो जाता है, बड़ी आसान हो जाता है, लेकिन
बीमारी फैला रहा है। इसलिए घर में अगर मिक्सर हो तो यहाँ लेके रख दो, लोढ़िया सिलौट अपन इस्तेमाल कर। व्यायाम भी होगा। देख नहीं रहे हो कितने मोटाइल जा रहे हो, इतना सारा फैट जमा होते जा रहे हो तुम, अभी बुढ़िया दिखती है, बुद्धि है नहीं है। सुबह उठो और मसाला पीस दो, ठीक है ना, गर्मी आ जाएगा तुमको और सारा काम आसान हो जाएगा। कपड़ा देख लो कैसन पहनता था, ऐसे पाइलर सूट नहीं ना पहनता था, ठीक है ना। चलो अच्छा है, कपड़ा भेड़ का ऊन का पहनता था। वैदिक काल में कपास की खेती का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए मुख्यतः भेड़ के ऊन का वस्त्र बनाया जाता था। किसका ऊन का? आज भी बनता है भेड़ का ऊन का कपड़ा। उत्तर वैदिक काल में भी कपास की खेती का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, यानी भेड़े का ऊन से लोग काम चलाता था। नहीं, कुत्ता के खाला तो पापा ही लोग हम लोग को पहनाते थे। हमारे दादाजी जल्दी कपड़ा नहीं कीनते थे, बहुत बार कह दिए हैं तुम लोग को। तो वो कपड़ा दिखाना पड़ता था कि फाट गए तब खरीदते थे। तो उसको क्या करते थे, उंगली लगा लगा के ऐसे कोका के ओकड़ा का कहते का लम्हड़ चीर के बाबा के सामने, बाबा, ठीक है ना, देखते थे कि फाटल हो गया तो खिसियाते थे, फाड़ा ना कुत्ता के खाला पहनी है। बात समझ में आया? तो फाड़ने के बाद फिर माहौल बनाना पड़ता था कपड़ा खरीदने के लिए, तब कपड़ा खरीदाता था। उस समय को देखें, तब लोग के पास सही में पैसा होता था। हम लोग के पास पैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा है फिर भी वो कपड़ा खरीद लेते हैं। बहुत सारा है फिर भी कपड़ा खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ सोचते समझते। वो लोग एगो को फाड़ उड़ के खत्म करके पूरा चौपट कर दिया। ऐसा वाला चप्पल तो लोग पहने हो, ये तुम्हारा चप्पल है, ये तुम्हारा चप्पल का फीता है, पार्ट हो गया तो ये लंका है ना, माल गायब हो जाता है। ऐसा वाले चप्पल पहने हो, वहां का माल गायब है, आगे का सुरक्षित तैयो नहीं खरीद रहा है, ठीक है। और चप्पल भी कितना मजबूत होता था कि यहाँ का माल पूरा गायब हो गया है और फिर ठीक है ना, ऐसा ही हालत में रहता था, यहाँ का माल गायब है पूरा, और फिर भी चप्पल नहीं खरीदा। तो मजबूरी में आगे वाला काट के जब गिराना पड़ता था तो जाकर के फिर चप्पल आता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता नहीं बहुआ, ये हमको लगता है 19 का दशक बता रहे, 2005, 2004, 2006-08 का जो टाइम पीरियड था, उस समय के लोगों का कुछ मनोवृत्ति उस टाइप का था। लेकिन 2010 के बाद जो लोगों में जो चेंजिंग आया, जब हम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन आया, ठीक है ना, यानी 2014 में जब जियो लॉन्च हो गया था, लगभग 15 के आसपास, 15-16 में ऐसे ही कुछ, लोगों में इतना ज़्यादा बदलाव आया कि कॉपी पेस्ट हम क्या बताएं। और लोग देखता है तब ना समझता है कि दुनिया कितना रंगीन है। समझाने की कोई जरूरत नहीं, उसके सामने अपने अपने आते रहेगा, समझते रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा अब पहले इतना बात समझाना पड़ता था, कितना बदलाव आ गया। बात करते हैं वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की। समाज, ऋग्वैदिक समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी, अभी पढ़ाएं। सबसे छोटी इकाई क्या थी, जिसे क्या कहते थे, कुल। कुल के मुखिया को कुलूप, बहुत सारे कुल मिलते तो क्या बनता था, गांव। गांव के मुखिया को ग्रामीणी, ठीक है ना, या ग्रामीण कहते थे। यहाँ पे देखो, ऋग्वैदिक काल की संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार मतलब दादा 4 भाई साथे रहेंगे और बाल बच्चा सब एक लंग रहेगा, मतलब गोलिया के, इसी को बोलते हैं पट्टी परदार। तो सब एक लंग एकदम गोल रहता था। आजकल तो अपने भाई एक साथ नहीं रहता है। तो ऋग्वैदिक काल से ही परंपरा, इसी को जात गोतिया पट्टी परदार कहते थे। अब तो कुछ नहीं, सबके पट्टीदार में एक आध दो आदमी से लफड़ा चल रहा होगा जो नहीं खाता होगा। जब जग आता होगा, कोई घर में होता होगा प्रोग्राम, तो उससे भी झगड़ा चल रहा है, वो हमारे क्या नहीं खाएगा, हम उसके यहाँ नहीं खाएंगे। और गेस्ट जो आएगा घर में कुटुम्ब, वो बोले वो ना खाए थीन, तो आधा घंटा उसी को समझाने में लगेगा कि ओकर बेटी हमारा दूरा पर आए लाई, और कैसे छोटकी हो के हमारा गाड़ी दे देलक। बस वही बात से हो गए, अब ना खान पियन बंद है। ये सब बात एक्सप्लेन करना रहता है, औरत लोग को टॉपिक मिल जाता है बतियाने का। ऋग्वैदिक काल में ऐसा संस्था बनाए कि परिवार के जो एक ही सदस्य लोग होंगे, संयुक्त परिवार के लोग रहेंगे। पितृ सतात्मक परिवार था, लेकिन सतात्मक माताओं की स्थिति की सम्मानजनक थी। पितृ सतात्मक मतलब पिताजी के नाम से जाने जाने वाले लोग, लेकिन माताओं का सम्मान सम्मानजनक था, मतलब एक औरत का जो उतना सम्मान होना चाहिए वैसी व्यवस्था थी। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में समाज की मूलभूत इकाई परिवार था। इस काल में भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक समाज था और परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें नारियों की स्थिति में
हरास दिखती थी। वो तो वहां से हटा दिया तो नॉर्मल थे हरास दिखेगा। आपको याद है ना कि बुजुर्गों का जो समूह था सभा, उस सभा में उत्तर वैदिक काल में क्या किया, महिलाओं को हटाया था। हटेगा तो हरास होगा ना बच्चों, यहां भी हरास हो गया और फिर महिलाओं को क्या कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में, हटा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम लोग वैदिक सभ्यता के शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।